किसी भी पेशेंट को फालिज होता है, स्ट्रोक होता है, तो डेफिनेटली उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए एक टफ़ टाइम होता है। वो ये चाहते हैं कि जो ही पेशेंट किसी जगह पे पहुंचे फौरी तौर पे उसका इलाज शुरू हो जाए। आपने बताया कि सीटी स्कैन इज़ द बेस्ट एंड आई मे बी रॉन्ग बट इट इज़ द ओनली टूल के जो इमीडिएटली आपको बता सकता है। क्या उससे पहले आप अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें कितने % चांसेस है इस्कीमिक स्ट्रोक के या हेमरेजिक स्ट्रोक के? जी बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा इसमें हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट का जो शॉर्ट फोकस्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो हमें हेल्प करता है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने से। वो ज़रूर सिम्टम्स शेयर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट यंग एज हो और सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए और बिल्कुल पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करे, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग हो और उससे पेशेंट सीवियर हेडेक की कंप्लेन कर रहा हो, तो ये इसके में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि इस पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। क्योंकि हेमरेजिक स्ट्रोक में यूजुअली देखा गया है कि यंग एज पेशेंट होते हैं, हेडेक की कंप्लेन करते हैं और सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के बाद पेशेंट का जो जीसीएस स्केल है वो बहुत ज़्यादा डिटेरिएट कर देता है, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। उसके मुकाबले में जो दूसरी कैटेगरी है इस्कीमिक स्ट्रोक, इसमें देखा यह गया कि यूजुअली इसमें एल्डरली पेशेंट होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री होती है लाइक डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, स्मोकिंग की प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री चल रही होती है। और देखा यह गया कि इसका कोर्स भी यूजुअली सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअल भी हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत दफ़ा देखा गया कि पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करेंगे कोई फेशियल डेविएशन की, लेकिन मुकम्मल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा अनलेस के कोई बहुत बड़ा इस्कीमिक स्ट्रोक ना हो। तो उसमें भी ऐसा ही होगा कि पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक में जो क्लिनिकली हमें चीज़ें नज़र आएंगी कि ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, पेशेंट यूजुअली कॉन्शियस होगा, बता सकेगा कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, पाँव काम नहीं कर रहा, या वो बोलने की कोशिश करेगा लेकिन बोल नहीं पा रहा होगा, फेशियल डेविएशन होगी। तो ये अलामात हमें क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर देती हैं कि ये इस्कीमिक है और ये हेमरेजिक। लेकिन बहुत दफ़ा सिम्टम्स ओवरलैप भी कर देते हैं, और क्योंकि अब ये बेसिक मोडेलिटी है और कोई बहुत मतलब एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, हर जगह अवेलेबल है और ये विद इन 5 मिनट्स हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और अगर कोई फार फरलॉन्ग एरिया हो, कोई पेरिफेरी हो, तो उसमें डेफिनेटली क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो और इसको किस स्पेशलिटी सेंटर या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाए। तो यूजुअली क्लिनिकल साइट्स पे अगर हम देखते हैं, जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अगर तो पेशेंट को सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वोमिटिंग हो, तो प्रेफरेबली उसको ऐसी जगह सेट भेजा जाए जहाँ पे न्यूरो सर्जिकल डिपार्टमेंट मौजूद हो। अच्छा, ये आपने बड़ा, यानी आपने एग्जैक्टली जिसको कहते हैं ना बंद कर दिया है समुंदर को कूजे में। मैं यही कहना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ये बड़ा आइडियल है, आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर बैठे हुए, हर फैसिलिटी वहाँ पे लकीली मौजूद है, फार फ्लॉन्ग एरियाज़ में नहीं है। आप अब अगला जो मेरा क्वेश्चन होगा वो ये होगा, इन दोनों टाइप के फालिज के साथ अगर कोई बंदा 6 से 7 घंटे ट्रैवल करके आता है, अब उसका प्रोग्नोसिस क्या है? बिल्कुल ऐसा है कि जब 6 से 7 घंटे ट्रैवल करके आता है तो उसी तरह हमारा प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है कि हम पेशेंट को रिसीव करके शॉर्ट हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके फ़ौरन हम साथ ही विद इन 5 मिनट्स 7 मिनट्स हम पेशेंट को सीटी स्कैन डिपार्टमेंट में मूव करवा लेते हैं। सीटी स्कैन में अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं इस्टेब्लिश्ड इन्फार्क्ट। इस्टेब्लिश्ड इन्फार्क्ट का मतलब ये है कि जिस हिस्से में वेसल बंद है वो मुकम्मल तौर पे ऐसा लगता है कि वो नॉन वायबल है, या हम ये कह सकते हैं कि डेड हो गया, या उसमें इतनी वायबिलिटी नहीं है कि हम पेशेंट को इंटरवीन करें, और ऐसे पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस यूजुअली देखा गया है कि वो पुअर होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक कंपनसेटरी मैकेनिज़्म रखा होता है कि बहुत दफ़ा जब एक वेसल अक्लूड हो जाए तो अल्लाह ताला दूसरी साइड से सप्लाई पहुंचा देते हैं, जिसको कोलेट्रल सर्कुलेशन कहते हैं। तो बहुत दफ़ा देखते हैं हम कि इवन पेशेंट 12-12 घंटे के बाद भी आए हैं, हमने उनको इंटरवीन किया, उनका बड़ा अच्छा आउटकम, अपने कदमों पे चल के गए। तो लिहाजा अगेन मैं यही कहूँगा कि टाइम इज़ अ क्रूड इंडिकेटर, कि बहुत दफ़ा हम सिर्फ टाइम की बुनियाद पर डिसाइड नहीं कर सकते कि पेशेंट 6 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद आए। बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि पेशेंट जो 3 घंटे वाला आता है उसकी डिज़ीज़ बहुत फास्ट होती है, ऐसे पेशेंट्स को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फास्ट प्रोग्रेसर कहते हैं। और जो दूसरे होते हैं उनमें यूजुअली बाद दफ़ा 12-24 घंटे के बाद भी आते हैं और हम देखते हैं कि ब्रेन में सेल्वेजेबल टिश्यू मौजूद है, हम फिर भी उनमें इंटरवीन कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इसमें मैटर करता है कि कोलेट्रल सर्कुलेशन कितनी है। तो कोलेट्रल सर्कुलेशन होता है कि जो पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में चल रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उनमें नई वेसल्स बना रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी जो नेटिव वेसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रही होती हैं, नैरो हो रही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है जिसको कोलेट्रल सर्कुलेशन कहते हैं। तो कोलेट्रल सर्कुलेशन की वजह से बहुत से लोगों में बैकअप होता है। तो इवन 6 से 7 घंटे एक ऐसा टाइम है जिसके बाद भी पेशेंट आ जाए तो हमारा जो स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो उनको फ़ायदा पहुँचाता है। डॉक्टर साहब, आपकी अपनी स्पेशलिटी एक बहुत बड़ी वर्ल्ड है, उसकी डिस्कशन से पहले मैं 2 क्वेश्चंस करूँगा। स्ट्रोक पेशेंट को हो गया, चाहे वो इस्कीमिक है चाहे हेमरेजिक है, आपके ख्याल से आप तक लाने से पहले
क्या पेशेंट को कोई ऐसी नॉन फार्माकोलॉजिकल या इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देनी चाहिए? अगर वो देनी है तो क्या है? एक क्वेश्चन ये है। दूसरा ये बताइएगा कि जो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है या बाकी क्रोनिक डिस्लिपिडेमिया है, कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो रहा है, ये तो साइलेंट होते हैं, यूजुअली पेशेंट्स में साइलेंट होते हैं। तो क्या ये जो आपने यंग पेशेंट का कहा कि इसको हेमरेज होती है, इसमें कितने परसेंट है कि सडन कहीं एम्बोलिज्म हुआ, या आप बेहतर जानते हैं कि कहीं एकदम से कोई बल्जिंग हुई, कहीं वहाँ पे हेमरेज हो गई, ये कितने परसेंट होता है? और डिजीज ओरिएंटेड कितने परसेंट स्ट्रोक होता है? तो दो क्वेश्चंस हैं, उनको ट्रीटमेंट क्या दे के आपके पास लाया जाए, क्या उससे कोई बेनिफिट होगा या नहीं? और दूसरा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज और विदाउट डिजीजेज कितना स्ट्रोक का प्रेवलेंस है? अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रोक में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है पेशेंट को एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, तो इसमें सबसे अहम है कि जब तक स्ट्रोक की टाइप डायग्नोज ना हो जाए तो उस वक्त तक सिवाय इसके कि आप पेशेंट की जनरल नर्सिंग केयर उसकी करवट करवा दें, ताकि वो अगर वॉमिटिंग होती है तो वो एस्पिरेट ना कर लें, उसको प्रॉप अप रखें और कोई भी चीज़ उसको खाने पीने को ना दें, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, होश में नहीं है, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, सम टाइम उसका जो निकलने की सलाहियत है वो भी मुतासर हो चुकी होती है। तो ऐसे केसेस में ना पेशेंट को खिलाने पिलाने को कुछ ना दें, कोई डिस्प्रिन, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई कुछ ना दें, क्योंकि ये सब काम करने से आप मरीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि फालज हो गया, फ़ौरन डिस्प्रिन खिला दी, सेल्फ मेडिकेशन, तो खुदा ना खासा अगर ये हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ जिसमें खून की रग पहले ही फट चुकी है, तो अगर आप ऐसे पेशेंट में डिस्प्रिन दे देंगे तो वो जो फालज हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके एक्सपैंड होने के चांसेस हैं, और वो हो सकता है कि पेशेंट के चांसेस बचने के या उसके इम्प्रूवमेंट के को आप वर्स कर दें। तो लिहाजा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अनलेस के पेशेंट को आप किसी टर्शियरी केयर तक पहुंचाएं, वो है कि आप पेशेंट को करवट में करवा दें, उसके एयरवे का, उसके नेज़ल पैसेजेस का ख्याल रखें और उसको कोई खाने पीने की चीज़ ना दें। दूसरा सवाल जो आपका है कि यंग पेशेंट्स में कैसे हेमरेजिक स्ट्रोक है, क्या डिजीज़ ओरिएंटेशन है, तो यूजुअली होता है कि बहुत दफ़ा यंग पेशेंट्स के अंदर भी अंडरलाइन कोई कार्डिक डिजीज़, कोई वेलुलर हार्ट डिजीज़ चल रही होती है, वो अनडायग्नोज होती है यंग एज में, क्योंकि फंक्शनल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यूजुअली काफ़ी अरसे से सिम्टम्स चल रहे होते हैं, पेशेंट ब्लड प्रेशर को या हार्ट के कोई सिम्टम्स उनको इग्नोर कर रहे होते हैं या अनडायग्नोज रहते हैं। तो पेशेंट की फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन बहुत दफ़ा हमारे पास आती ही स्ट्रोक के साथ है। जब हम उसको एवेल्यूएट करते हैं कि यंग एज में कोई रिस्क फैक्टर नहीं, क्या कॉज है, तो चंद बेसिक टेस्ट परफॉर्म करके हमें पता चल जाता है कि इस यंग पेशेंट में क्या वजह बनी है स्ट्रोक की। लाइक बहुत से पेशेंट यंग आते हैं हमारे पास फालज के साथ, जैसे ही हार्ट का मुआयना किया, दिल का वैल्व बंद है, बंद होने से दिल का जो पिछला चैम्बर है उसमें क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट एम्बोलाइज होकर ब्रेन में जाता है, जो कि फालज का बाइस बनता है। दूसरी तरफ जो हेमरेजिक स्ट्रोक यंग पेशेंट्स में हम देखते हैं उसकी वजह अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, लेकिन 80% लोगों में ब्लड प्रेशर इवन 200 को भी टच कर रहा हो, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं हो रहे होते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। और यही अवेयरनेस का प्रोग्राम भी है कि आप गाहे बगाए अपनी 3 महीने 6 महीने में चंद बेसिक टेस्ट, ब्लड प्रेशर का मुआयना, शुगर का मुआयना करवाते रहें, ताकि कुछ ना कुछ जिस्म के अंदर अगर तब्दीली आ रही है तो उसको हम किसी पेचीदगी से पहले तशखीस कर लें।